हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 31वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 31वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 31वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 31वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 43 है, 43 के बाद में 45 है, 45 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 60 है और 60 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर 43 से 45 बन जाएगा कैसे, यदि हम 43 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 43 और 2 मिलकर बन जाएगा 45। फिर देखिए 45 से कितना बन रहा है, 50 है, तो 45 से 50 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 45 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 45 और 5 मिलकर बन जाएगा 50। फिर देखिए 50 से कितना बन रहा है, 60 है, तो 50 से 60 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 50 के अंदर क्या कर दें, +10 कर दें तो 50 और 10 मिलकर बन जाएगा 60। अब हमसे पूछा गया है कि 60 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, +2, फिर क्या हुआ, +5, फिर क्या हुआ, +10, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, 60 से अगली संख्या निकालनी है, तो सभी में प्लस हुआ है तो इतना हमें भी पता चल गया कि आगे भी क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन कितना प्लस होगा, तो यहां पर अगला प्लस है, या फिर 10 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर निचली वाली संख्या को देखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 2, तो ये 2 क्या है, तो मेरे भाई 2 है 1 का स्क्वायर +1, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 2 के बाद में क्या है, 5, 5 क्या है, तो मेरे भाई 5 है 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए 5 के बाद में क्या है, 10 है, 10 क्या है, तो मेरे भाई 10 है 3 का स्क्वायर +1। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 10 से अगली संख्या निकालनी है, तो 10 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर ये 2 है, तो 2 क्या है, 2 है मेरे भाई 1 का स्क्वायर +1, फिर क्या है 2 के बाद में 5 है, 5 क्या है, 5 है 2 का स्क्वायर +1, फिर देखिए 5 के बाद में क्या है, 10 है, 10 क्या है 3 का स्क्वायर +1, तो 10 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर कंटिन्यू चल रहा है। देखिए पहले पहले 1 का स्क्वायर +1, फिर 2 का स्क्वायर +1, फिर 3 का स्क्वायर +1, तो यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर +1। अब आप सभी को पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 के अंदर +1 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 17, यानी कि 10 के बाद में यहां पर कितनी संख्या प्लस होगी, तो संख्या प्लस होगी 17। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 60 के अंदर क्या कर दें, इस 17 को ऐड कर दें। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 60 के अंदर क्या कर दें, +17 कर दें तो 60 और 17 कितना हो जाएगा, तो 60 और 17 हो जाएगा 77, यानी कि
किस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 77। अब हमें देखना है कि संख्या 77 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 77 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 11, 11 के बाद में 23, 23 के बाद में 47 और 47 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई यहां पर 2 से 5 कैसे बन जाएगा, तो देखिए 2 से 5 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 2 का क्या कर दें, पहले 2 गुना कर दें और इसके अंदर +1 कर दें, तो 2 का 2 गुना होता है 4 और 4 के अंदर +1 कर देंगे तो 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 11, तो 5 से 11 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम इस 5 का क्या कर दें, पहले 2 गुना कर दें और इसके अंदर 1 को जोड़ दें, तो यहां पर देखिए 5 का 2 गुना होता है 10 और 10 के अंदर +1 कर देंगे तो 10 और 1 हो जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 23, तो 11 से 23 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम क्या करें, पहले 11 का 2 गुना कर दें और इसके अंदर +1 कर दें, तो 11 का 2 गुना होता है 22 और 22 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 23। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 47, तो 23 से 47 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी ध्यान से देखिए यदि हम 23 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें और इसके अंदर भी +1 कर दें, तो 23 का 2 गुना होता है 46 और 46 के अंदर +1 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 47। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 47 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, या फिर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 47 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे क्योंकि सभी के अंदर किया गया है 2 गुना। फिर क्या करेंगे 47 का 2 गुना करने के बाद में इसके अंदर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो आप सभी को पता है कि 47 का 2 गुना होता है कितना 94 और 94 के अंदर +1 कर देंगे तो 94 और 1 हो जाएगा 95, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। अब हमें देखना है कि संख्या 95 में किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 95 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए
देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 49 से यहाँ पर 343 से कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 49 से यहाँ पर 343 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 64 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको संख्या 1 से 40 तक की या फिर 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो। और मैंने आपको बताया था यदि आप रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर लेना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने थे, जिनमें से पहला पॉइंट था क्या, पहले देख लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर रीजनिंग के अंदर 30 में से 30 नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 26 तक के कंप्लीट अल्फाबेट लेटर आपको याद होने चाहिए, किसके साथ में, नंबरिंग के साथ में। ठीक है, इसी के साथ में देखिए दूसरा पॉइंट है क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद रखने हैं। और साथ में क्या है मेरे भाई, एक पॉइंट आपको याद रखना है क्या, सबसे पहले आपको याद होने चाहिए क्या, एक साल में कितने महीने होते हैं और कौन सा महीना कितने दिन का होता है। इसी के साथ में लास्ट पॉइंट है क्या, आपको क्या करना है, कंप्लीट जोड़ बाकी गुणा भाग ये सभी चीजें आनी चाहिए, तभी आप रीजनिंग के अंदर 30 में से 30 को कवर कर पाओगे। अब यहां पर देखिए यदि आप सभी को 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद थे तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर है 49 क्या है, तो मेरे भाई 49 है 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 49 के बाद में क्या है, 343 है, तो 343 क्या है, तो मेरे भाई 343 है 7 का क्यूब। यानी कि पहले लिखा गया है 7 का स्क्वायर, उसके बाद में लिखा गया है 7 का क्यूब। इसी प्रकार से यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, 64 क्या है, तो मेरे भाई 64 होता है क्या, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहले था 7 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या था, 7 का क्यूब, तो यहां पर है 8 का स्क्वायर, तो अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि संख्या 512 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 512 में दी गई है, ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 23 से यहां पर 29 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 23 से 29 बना है सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 37 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 23 से यहां पर 29 कैसे बना है। तो 23 से 29 कैसे बनेगा, तो यहां पर ध्यान से देखिए 23 से 29 बन जाएगा कैसे, यदि हम 23 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 23 और 6 मिलकर बन जाएगा 29। और ध्यान से देखिए 29 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 37 के अंदर और 37 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से इस 23 के अंदर +6 करके यहाँ पर 29 लिखा गया है सेम इसी प्रकार से हम भी क्या कर देंगे, इस 37 के अंदर यहाँ पर कर देंगे +6। तो 37 और 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 37 और 6 हो जाएगा 43। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 43। अब हमें देखना है कि संख्या 43 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 43 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको यहां पर क्या करना है, आमने सामने की संख्याओं को देखकर सोल्व करना है। कैसे, जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई 7 के सामने है 42 तो यहां पर 7 के सामने 42 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 6 के सामने यहां पर 36 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 9 के सामने यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहां पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो करेंगे कैसे ज्ञात, सबसे पहले तो हमें यहां पर देखना है कि 7 के सामने यहां पर 42 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई 7 के सामने 42 लिखा गया है कैसे, तो जो ये 7 है इस 7 का यहां पर 6 गुना करके इसके सामने लिखा गया है 42, यानी कि 7 का 6 गुना होता है 42। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि 6 के सामने 36 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए 6 का 6 गुना कितना होता है, तो सर 6 का 6 गुना होता है 36 और 36 हमारे सामने दिया गया है, यानी कि यहां पर भी 6 का 6 गुना करके 36 लिखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर आसानी से बता दोगे कि 9 के सामने इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से यहां पर 7 का 6 गुना किया गया है और यहां पर 6 का 6 गुना किया गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर क्या कर देंगे, 9 का 6 गुना कर देंगे। 9 का 6 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि
9 का 6 गुना होता है 54, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 54 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सर्व प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय को और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अजात शत्रु किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए है नंद वंश का, ऑप्शन बी है मौर्य वंश का, ऑप्शन सी है गुप्त वंश का और ऑप्शन डी है हर्यक वंश का। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा था। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कितने बार आक्रमण किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 17 बार। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, या फिर हम बोल सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से,
हैं और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1526 में। इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है, यहीं से पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई इसको भी आप याद रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर है। और यहां पर देखिए 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी पर सबसे बड़ा समुद्री प्रवाल भित्ति कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा समुद्री प्रवाल भित्ति है कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है ये एक प्रकार का क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा महासागर सागर की गहराई के लिए प्रसिद्ध है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी बोल दिया जाता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो प्रशांत महासागर है ये सागर गहराई के लिए प्रसिद्ध है। या फिर हम बोल सकते हैं कि सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए बिसागर द्वीप, ऑप्शन बी है मांजुली द्वीप, ऑप्शन सी है सौराष्ट्र द्वीप और ऑप्शन डी है सुंदरबन द्वीप। तो यहां पर देखिए चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? तो वो है मांजुली द्वीप। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भारत में स्थित मांजुली द्वीप है ये सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए है 14 भाषाएं, ऑप्शन बी है 18 भाषाएं, ऑप्शन सी है 22 भाषाएं और ऑप्शन डी है 25 भाषाएं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखना वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, ठीक है। और 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किसके विरुद्ध चलाई जा सकती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है राष्ट्रपति के प्रति। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्यपाल को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में हरित क्रांति किस योजना के तहत शुरू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस
चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 20 प्रश्नों में से जिस भी अभ्यर्थी के लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।